गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर। केमिस्ट्री की आज क्लास में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फिनाइट सॉल्यूशन अर्थात इन्फिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन शून्य सांद्रता वाला विलयन, अनंत तनुता वाला विलयन, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, शून्य सांद्रता का जो सॉल्यूशन बनाना होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट अर्थात तनुता को हमने इंक्रीज जैसे करेंगे बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सदैव घटती है। सांद्रता का मान सदैव घटता है, कप्पा का मान सदैव घटता है, लेकिन कैप एम अर्थात मोलर चालकता और तुल्यंकी चालकता, मोलर चालकता का मान बढ़ता है। वो मोलर चालकता का मान कैसे बढ़ता था, कल मैंने आप सभी को बताया था। एक छोटा सा केस अभी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में A धनायन B ऋणायन उपस्थित होते हैं, तो आयंस पर ml ये कप्पा की वैल्यू होती है। आयंस पर ml इक्वल टू कप्पा। एक कप्पा का जो मान होता है आयंस के 2 आयन पर निर्भर करता है, अर्थात कप्पा का मान प्रोपोर्शनल किसके हुआ, आयंस के। तो कप्पा बराबर कितना हुआ, 2 1 ml। यदि इसमें और डाइल्यूशन मिला दिया जाए, H2O की मात्रा मिला दी जाए 1 ml और, अर्थात इसका आयतन कितने हो जाएगा 2 ml। जब 2 ml हो जाएगा तो यहाँ तक बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा तो कप्पा की वैल्यू हो जाएगी 2/2 अर्थात 1। तो कप्पा का मान आयतन बढ़ने पर घट रहा है। इसी प्रकार 1 ml और H2O मिला दिया जाएगा तो कप्पा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 अर्थात कप्पा का मान और कम हो जाएगा। लगातार डाइल्यूशन करने पर कप्पा का मान घटता जाता है, लेकिन तुल्यंकी चालकता का मान कैप एम इक्वल टू कप्पा इंटू V होता है। V जो होता है वॉल्यूम, वो 10 गुना इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और कप्पा का मान 2 गुना कम होता है। तो इसलिए इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कैप एम का मान इंक्रीज होगा, अर्थात मोलर चालकता बढ़ेगी। तो इसी को सेपरेशन से लेकर डाइल्यूशन मिलाया गया, अर्थात डाइल्यूट किया गया, पानी मिलाया गया, तो इसके 2 केस प्राप्त होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी सामान्यतः मैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट को बता रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो किसमें ml में, और जो कैप m की वैल्यू है मोलर चालकता, उसका भी एक सेपरेशन पॉइंट है। जब इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका वियोजन होता है, एक निश्चित टाइम आता है, समय आता है कि इसके बाद उसका आयनन अधिक नहीं हो सकता है। वही वैल्यू उसकी सेपरेशन पॉइंट या सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है। देखते हैं, फॉर 1 ml के लिए ये कितना हुआ 0.2। 2 ml के लिए वैल्यू कितनी निकली 0.21। 3 ml के लिए बेटा 0.22। 4 ml के लिए 0.23। इसी प्रकार 10 ml के लिए 0.30। 11 ml के लिए 0.30। 12 ml के लिए 0.30। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ 10 ml। 10 ml पर जब हमने डाइल्यूशन 10 ml तक कर दिया तो ये 0.30, ये कैप एम की वैल्यू आ गई। तो ये सेपरेशन पॉइंट आ गया, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया कि इससे अधिक इसकी मोलर चालकता नहीं हो सकती, अर्थात वियोजन की मात्रा जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है,
अल्फा का मान मैक्सिमम यहाँ तक आयनीकृत हो गया, इससे अधिक आयनीकृत नहीं हो सकता। यदि यहाँ प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा तो इस सेपरेशन पर 100% वो आयनीकृत हो चुका होगा। फिर 100% आयनीकृत होने के बाद आप चाहे कितना आयतन बढ़ाते रहो तो वो 100% ही तो रहेगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सेपरेशन पॉइंट आ जाएगा, सेपरेशन पॉइंट। इसी को कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट। और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इतने ml से ml पर ये मान आ जाएगा, तो इससे अधिक चाहे जितना पानी मिलाओगे उससे अधिक आयनन नहीं होगा। तो यही बिंदु सेपरेशन पॉइंट या सैचुरेटेड पॉइंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी लिए हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ से हम दो पोजीशन का यहाँ देखेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडीशन। तो हम देखते हैं पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए Kpm की वैल्यू, फिर इसके बाद देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसमें तीन चीजें, यानी कि आयतन को बढ़ाया गया, डाइल्यूशन को बढ़ाया गया तो कप्पा का मान घटा और मोलर चालकता का मान बढ़ा। ये इम्पॉर्टेंट था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। कई बार बोर्ड में पूछा गया डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा का मान क्यों घटता है। तो कप्पा का मान इसलिए घटता है, कप्पा की वैल्यू आयंस पर ml होती है। तो एक याद रखना, 1 ml में 2 आयंस, तो 2 ml में भी तो 2 ही आयंस होंगे, इसलिए कप्पा का मान लगातार घटता जाता है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ बताया जा रहा है वो देखिए ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ कैप एम की वैल्यू है, यहाँ C/2 या √C कॉन्सेंट्रेशन, ये सांद्रण है। सांद्रण लगातार जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे सांद्रण घटता जाएगा, C का मान क्या होगा, घटता जाएगा डाइल्यूशन बढ़ाने पर। और यहाँ √C की वैल्यू हमने क्या मानी, 0, यहाँ 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60। यहाँ कुछ भी मान सकते हो आप जो दिए गए हों उसमें। तो 0.010, यहाँ 0.020, 0.030, 0.040, 0.050, 0.060, 0.07। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो Kpm है इसका मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, समझे। और ये सांद्रण है वो मोल प्रति लीटर होता है, C सांद्रण मोल प्रति लीटर। तो इसलिए C बराबर क्या लिखा जाता है, 1/V, 1000/m लिखा गया था, याद रखो। तो देखो जैसे ही हम एक सांद्रता के केस में डाइल्यूशन पानी इतना मिलाया, स्टार्ट में क्या था, प्रारंभ में यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो सांद्रता का मान घटेगा, आगे की ओर आएगा। और यहाँ ये क्या था, 1 ml, ये 1 ml पर पोजीशन थी, ये 2 ml पर पोजीशन है, ये 3 ml पर पोजीशन है। तो धीरे धीरे आयतन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट इसके ठीक सामने आएगा, तीसरा पॉइंट क्योंकि सांद्रता घट रही है यहाँ आएगा, चौथा पॉइंट यहाँ आएगा, पांचवा पॉइंट यहाँ आएगा, छठवां पॉइंट यहाँ आएगा, सातवां पॉइंट यहाँ आएगा।
तो बड़े ध्यान से देखा जाएगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी। जब एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी तो ये क्या है, एक इंटरसेक्ट पॉइंट है। ये क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। इसे कहते हैं कैप एम नॉट। ये नॉट का साइन तभी लगाया जाता है जब इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है 100%। तो इस पॉइंट पर इतना आयतन तनता बढ़ाने पर यहाँ क्रॉस जैसे ही हो जाएगा तो 100% इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप नॉट एम का मान समझिए, कैप एम नॉट का मान अर्थात अनंत तनता पर मोलर चालकता का मान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप एम नॉट का मान इस ग्राफ के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता है। आयनीकृत नहीं होता है तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट कभी प्राप्त नहीं होता है। एक पैरेलल समांतर दो लाइनें प्राप्त होगी तुम्हें, जिसलिए कैप एम का नॉट मान प्राप्त करने के लिए हमें कॉल-राउस के नियम की आवश्यकता होती है, कॉल-राउस के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए जो प्रवणता का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, समझिए। तो y एक्सिस के सामने कौन है, कैप m, x एक्सिस के सामने कौन है, अंडर रूट c, समझ लिया। मोलर सांद्रण c देखते हैं सबसे पहले। इंटरसेक्ट पॉइंट ये है, सांद्रण 100% यहाँ हो गया अर्थात पूर्ण रूप से आयनित हो चुका है। तो ये कैप एम नॉट माइनस, अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, सांद्रण को c की पावर 1/2 या अंडर रूट c लिखते हैं। m क्या होता है, m का अर्थ होता है इसका जो ढलान बिंदु है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए a का मान, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए a का मान सदा माइनस में होता है, क्योंकि ये ढाल पर पर ढलान बिंदु पर। तो -a और c की पावर 1/2 या अंडर रूट c, या क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट c। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो समझिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर चालकता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैसे करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ के द्वारा मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कॉल-राउस के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ध्यान से, यही बिंदु है 0.1, 0.020, 0.03, 0.040, 0.050, 0.060। ये वही कैप एम मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है। और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब देखते हैं इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका वियोजन जब होता है एसीटेट आयन प्लस H धनायन। ये देखिए इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 10 मॉलिक्यूल्स वियोजित होते हैं, अर्थात अल्फा का मान कितना आता है 0.1। अल्फा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या 1 पोलर अणुओं की संख्या, इतना। तो ये देखो 10% वियोजित हुआ अर्थात 0.1 है। तो इसका मोलर सांद्रण हम कहीं भी मान लेते हैं इतना। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो जैसे इसमें पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, इसमें और अधिक पानी मिलाएंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो अल्फा का मान एक निश्चित समय तक तो बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद एक सेपरेशन पॉइंट आ जाएगा, एक सेपरेशन बिंदु आ जाएगा। इसके बाद चाहे इतना पानी मिलाना वो 100% वियोजित नहीं हो सकता है। तो इसके बाद एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, फिर इसके बाद
यहाँ प्राप्त होगा, फिर यहाँ प्राप्त होगा, फिर यहाँ प्राप्त होगा, फिर यहाँ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का एक हमें ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। जो ग्राफ प्राप्त होगा, ये दो इंटरसेक्ट लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब ये क्रॉस नहीं करेंगी तो डेल्टा एम नॉट का मान हमें कहां से प्राप्त होगा? ये जब क्रॉस नहीं करेंगी तो डेल्टा एम नॉट का मान हमें कहां से प्राप्त होगा? नहीं होगा प्राप्त। तो इस मान को प्राप्त करने के लिए हमें कॉलराउस के नियम की आवश्यकता पड़ती है, के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तब कहते हैं अनंत स्तनता पर उसकी तुल्यंकी चालकता का मान उसमें उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक तुल्यंकी चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसके अंतर्गत उसकी हम वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लवण के अनुसार फॉर्मूला बदल जाता है, इसको देखते हैं। तो कॉलराउ के नियम के अनुसार इसका फॉर्मूले को हम डेरिवेट कर लेते हैं और इस प्रकार इसमें एक ग्राफ प्राप्त हुआ है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है, वो पहले वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।